हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टॉपर्स एकेडमी। आज हम लोग नया सेशन क्लास 12th का सीबीएसई बोर्ड का स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। जो कि आज हमारा ये सेशन है वो किसके लिए होगा, 2026-2027 में जो 12th क्लास में होंगे और 2027 में जो बोर्ड का एग्जाम देंगे उनके लिए ये सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक ना। तो क्लास 12th का मैथ का आपका पूरा लेक्चर जो भी होगा, पूरे बुक का हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड बुक जो भी होगा उन सभी का आपको लेक्चर इसी यूट्यूब पर चैनल पर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो हम लोग मान के चलते हैं आप क्लास 11th अच्छे से पढ़ के आए होंगे। तो फिर भी हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट चैप्टर जो हमारा क्लास 12th का है वो है रिलेशंस एंड फंक्शन, ठीक है ना। तो जो कि हम लोग 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, तो उनके कुछ चीजें हैं जो हम लोग यहाँ पर उसको समझेंगे, उनका रिकॉल करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि सेट क्या होता है। क्लास 11th के हम लोग क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं जो पढ़ चुके हैं। तो उसमें सबसे पहले सेट के बारे में समझेंगे। दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होता है उसको समझेंगे। फिर रिलेशन समझेंगे कि किसी सेट का रिलेशन हम लोग कैसे देखते हैं, ठीक ना। फिर फंक्शंस देखेंगे, फंक्शन से अब रिलेटेड हम लोग डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। आज का लेक्चर में हम लोग ये 7 पॉइंट कलेक्ट करेंगे, ठीक ना। जिनका हम लोग एकदम आसान तरीके से समझेंगे कि हम लोग 11th में जो पढ़े हैं उनका यूज हमारे यहाँ 12th में क्लास में होगा, ठीक ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला चीज हमारे पास है सेट। सेट क्या होता है इसको समझते हैं। क्या कह रहा है कि ए सेट इज अ वेल डिफाइंड। यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली बात है कि आपके पास जो भी सेट होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अगर आप वेल डिफाइंड कोई भी ऑब्जेक्ट है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, उनका आप कलेक्शन ले रहे हैं तो आपको वो क्या बनाएगा, सेट बनाएगा, ठीक ना। ये होता है सेट का डिफिनीशन। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है इसको समझिए। मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड इज एन ऑब्जेक्ट कैन बी क्लियरली डिटरमिनेड टू आइदर बी इन द सेट और नॉट। आपको क्या करना है कि वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि आप जो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं वो श्योर है कि वो सेट में रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक ना। इसका मतलब होता है वेल डिफाइंड का। जैसे कहने का मतलब है, अगर हम आपसे कहा जाए कि एक एग्जांपल फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपको क्या करना है, एक सेट लेना है। सेट हमेशा आपको पता है कि कैपिटल लेटर से नोट करते हैं और उसमें कुछ एलिमेंट्स है। कौन से एलिमेंट्स आपके पास, अल्फाबेट एलिमेंट है, ठीक ना। तो ए बी सी डी, तो ये हमारा अल्फाबेट हो गया, ठीक ना। तो ये हमारा क्या करेगा, सेट डिफाइन करेगा, ठीक ना, क्योंकि ये वेल डिफाइन है। वेल डिफाइन मतलब यहाँ पर आप लोग बोल रहे हैं कि आपके पास जो सेट ए है उसमें किस प्रकार के एलिमेंट होगा, अल्फाबेट टाइप के एलिमेंट होगा। तो ए बी सी डी, तो यहाँ पे आपने बोला तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पर इसको कर दिए, तो ये हमारा क्या बनाएगा, एक इज अ सेट। ये हमारा क्या होगा, एक सेट होगा। क्लियर। सेकंड एग्जांपल से समझिए। अगर सेकंड एग्जांपल में कह रहा है कि आप उनका कलेक्शन लीजिए कि जो जैसे एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, टॉप 10, टॉप 10 बेस्ट क्रिकेटर, बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, ठीक ना। पूरे विश्व भर में टॉप 10 क्रिकेटर कौन है आपको यहाँ पे बताना है, उनका सेट बनाना है। क्या ये हमारे पास सेट बनेगा, टॉप 10 बेस्ट क्रिकेटर हमको इन द वर्ल्ड ढूंढना है, तो क्या ये सेट बनेगा। अगर हम लोग यहाँ सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं हम लोग रखते हैं, उनका अगर लेबलिंग यहाँ पे किया जाए तो आप सबसे पहले स्थान पर किसको रखना चाहेंगे, ठीक ना। कौन से क्रिकेटर इन द वर्ल्ड में है जिसको आप लोग सबसे पहले स्थान पे रखना चाहेंगे। अगर यहाँ पर हम लोग 5 लोगों से बात किया जाए तो कोई एम एस धोनी को बोलेगा, कोई विराट को बोलेगा, कोई बेन स्टोक को बोलेगा, कोई रोहित शर्मा को बोलेगा, कोई सचिन तेंदुलकर को बोलेगा, या कोई कपिल देव जी को बोलेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर आपके पास कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पे आगे वेल डिफाइंड का मतलब ये भी हो सकता है कि आपके पास जो भी एलिमेंट्स आप चूज करेंगे उस एलिमेंट को चूज करने में आपको किसी प्रकार का रिगार्डिंग और कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पर टॉप 10 बेस्ट क्रिकेटर चूज करने में आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है कि आपको फर्स्ट प्लेस पे किसको रखना है, विराट कोहली को रखना है, एम एस धोनी को रखना है कि रोहित शर्मा को रखना है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है कि सबसे बेस्ट वर्ल्ड में सबसे पहले स्थान पे कौन होगा। यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि 4 लोग से अगर हम लोग पूछेंगे, चारों लोग अलग अलग अपने हिसाब से क्रिकेटर का नाम बताएंगे। तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो बी होगा, ये बी हमारा नॉट सेट होगा, ये सेट नहीं बनाएगा, ठीक ना। तो सेट समझ आ गया। सेट में वो सारी चीजें होंगी जिसमें आप लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि उस सेट में ये एलिमेंट रह सकता है या नहीं रह सकता, ठीक ना। मतलब किसी प्रकार की आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो इसका अगर डिफिनीशन की बात किया जाए, डिफिनीशन क्या होगा, ए सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अगर आप डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स रख रहे हैं और
सब ऑब्जेक्ट्स कैसे होने चाहिए, आपके पास वेल डिफाइन होने चाहिए, तभी आप उसको सेट बोलेंगे, अदरवाइज उसको सेट नहीं बोलेंगे। ठीक ना। जैसे अगर हमको बोला जाए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अगर यहाँ पर एग्जाम्पल की बात किया जाए, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल होगा, तो फर्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं ए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब आप बताइए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो होता है वो क्या होता है, आपको सिंपली पता है कि 1 2 3 4 एंड सो वन, इस टाइप के जो आपके पास नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके पास नेचुरल नंबर होते हैं। अब सभी नेचुरल नंबर्स का आप लोग एक कलेक्शन एक रख ले रहे हैं एक ब्रैकेट में, जैसे हम लोग करली ब्रैकेट यहाँ बोल रहे हैं, तो इस ब्रैकेट में अगर हम लोग इसको रख रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक सेट बोलेंगे। मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या कहलाएगा, आपका एक सेट कहलाएगा। ऐसे आप इंटीजर्स ले लीजिए, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है ना, ये भी आपका क्या होगा, एक सेट बनाएगा। रेशनल नंबर ले लीजिए, सेट ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। और आप क्यू कॉम्प्लीमेंट मतलब सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ये सारी चीजें आपकी क्या बनाएगी, सेट बनाएंगी, राइट। एंड लास्ट हम लोग लेते हैं रियल, द सेट ऑफ रियल नंबर्स, द सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है ना। हम लोग 11th क्लास में ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास कुछ इस प्रकार की चीज दी जाएगी, नेचुरल नंबर, इंटीजर या क्यू कॉम्प्लीमेंट या क्यू एंड आर, इस टाइप हमारे पास कोई भी चीज देगा वो हमारा क्या बनाता है, सेट बनाता है। सेट में आपको फिर से बता रहे हैं, ध्यान रखना है कि आप वो एलिमेंट उसमें नहीं रख सकते हैं जिनके बारे में आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है ना, कि उनको रखना है कि नहीं रखना है, ठीक ना। अगर इस प्रकार का होगा तो आप लोग उसको वहां पर सेट नहीं बोलेंगे, ठीक ना। तो ये होगा सेट। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग बात किया जाए कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट देखिए क्या होता है, देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप एकदम अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये आपका क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर का बेस होता है, ठीक ना। जो भी आप समझेंगे फर्स्ट चैप्टर में वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के हिसाब से ही समझेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, कह रहा है कि टू नॉन इम्पटी सेट्स, अच्छा नॉन इम्पटी बोल रहा है। नॉन इम्पटी कहने का मतलब ये है, यहाँ पे समझिए पहले, नॉन इम्पटी, नॉन इम्पटी का मतलब है कि आपके पास जो सेट होगा उस सेट में एटलीस्ट वन एलिमेंट तो जरूर होगा, ठीक है ना। आपके पास जो सेट होगा उस सेट में एटलीस्ट वन एलिमेंट तो जरूर होना चाहिए, तभी उसको हम लोग नॉन इम्पटी बोलेंगे। अगर सेट में आपके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसको इम्पटी सेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, इम्पटी सेट, ठीक है ना। ये हमारा क्या बनाएगा, एक इम्पटी सेट बनाएगा, क्लियर। यहाँ पे क्या कह रहा है, टू नॉन इम्पटी सेट्स P and Q, the Cartesian product P cross Q is the set of all ordered pairs of elements from P and Q, that is, कह रहा है कि अगर आपके पास दो नॉन इम्पटी सेट है, ठीक ना, अगर आप उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद जो सेट में एलिमेंट आएंगे वो कैसे आएंगे, आपके पास ऑर्डर्ड पेयर टाइप्स के एलिमेंट्स आएंगे, ठीक ना। जो भी एलिमेंट्स आएगा वो कैसे आएगा, ऑर्डर्ड पेयर टाइप्स का मतलब P कॉमा Q टाइप के आपके पास एलिमेंट आएगा, जहां पर जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो आपके पास फर्स्ट सेट से आएगा, मतलब P से आएगा। P का स्मॉल p कहाँ से आएगा, कैपिटल P से। एंड जो ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट होगा वो कहाँ से आएगा, आपको जो यहाँ पर दूसरा सेट हमारे पास दिया है Q, वहां से आएगा, क्लियर। ऐसे समझते हैं, इसको समझते हैं पहले कि किस प्रकार का हमारे पास सेट दिया जाएगा। मान लीजिए आपके पास एक सेट दिया गया ए, ठीक ना, और ए में एलिमेंट है आपके पास 1 2 एंड 3। सेकंड सेट आपके पास दिया जा रहा है बी, जिसमें एलिमेंट है ए एंड बी, क्लियर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ए क्रॉस बी का क्या करना है, यहाँ पे कार्टेशियन मतलब ए और बी का क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जो हमको बोला ना ए क्रॉस क्यू कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, पेयर टाइप के आ रहा है। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारा फर्स्ट वाले सेट से आ रहा है, सेकंड वाला एलिमेंट हमारा सेकंड वाले सेट से आ रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो एलिमेंट क्या आएगा, फर्स्ट का अगर हम लोग यहाँ पर ए में करेंगे तो ए का 1 कामा ए, एंड सेकेंड 1 का बी में करेंगे तो 1 कामा बी, एंड फिर 2 का करेंगे 2 कामा ए एंड 2 कामा बी, एंड 3 का करेंगे तो 3 कामा ए एंड 3 कामा बी, ठीक है ना। सिंपल से आपको करना क्या है, फर्स्ट सेट का जो एलिमेंट है उसका एक एलिमेंट उठाइए, सेकेंड वाला जो सेट है उसमें सभी एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर कर दीजिए, ठीक है। जैसे 1 का हम लोग किए ए के साथ 1 कामा ए, 1 का बी के साथ किए तो 1 कामा बी,
2 का ए के साथ क्या, 2 का ए एंड 2 का फिर बी से, फिर 3 का ए से एंड 3 का फिर बी से। तो यहाँ पर जो आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा ए और बी का, वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। सिंपल सी बात, ये आपका क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। एक एग्जाम्पल और समझते हैं। ये मान लेते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास सेट है ए और यहाँ पर 1 2 एंड 3। सेम सेट हम लोग क्या कर लेते हैं, सेम ए ही फिर से ले लेते हैं, ठीक ना। उसमें भी 1 2 3, ठीक ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट जरूरी नहीं है कि दो डिस्टिंक्ट सेट्स के पास साथ ही किया जाए। कार्टेशियन प्रोडक्ट सेम सेट के साथ भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ए क्रॉस ए निकालेंगे। तो यहाँ पर आपके पास जो एलिमेंट आएगा 1 का क्या करेंगे, सभी में बारी बारी से कर देंगे दूसरे वाले सेट में। तो 1 कामा 1 एंड 1 कामा 2 एंड 1 कामा 3। फिर क्या करेंगे, 2 का करेंगे, 2 कामा 1 2 कामा 2 एंड 2 कामा 3। कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। फिर 3 का हम लोग क्या करेंगे, ए सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, 3 कामा 1 3 कामा 2 एंड 3 कामा 3। तो ये हुआ हमारे पास ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं। दो नॉन इम्पटी सेट देते हैं, उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसमें जो एलिमेंट्स आते हैं सेट में, वो कैसे आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के आपके पास यहाँ पर एलिमेंट आते हैं। सिंपल सी बात। और उनका जो देखने का तरीका है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करने का तरीका क्या है कि आप जो भी यहाँ पर जो भी सेट आपके पास दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए अगर यही सेम सेट का हम लोग यहाँ पर बी क्रॉस ए करना चाहें, क्या करना चाहिए, बी क्रॉस ए। तो हमको सिंपल से करना क्या है, सबसे पहले बी वाले सेट को देखेंगे। हाँ, बी वाले सेट में ए और बी है, इसमें से एक एलिमेंट चूज कर लेते हैं ए, और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देते हैं ए वाले सेट के सभी एलिमेंट के साथ। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए कामा 1 एंड ए कामा 2 एंड ए कामा 3, राइट, ऐसे कर देना। अब बी का हम लोग क्या करेंगे, 1 के साथ करेंगे, बी कामा 1 बी कामा 2 एंड बी कामा 3। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। अब सिंपली आप लोग देखिए कि जो ए क्रॉस बी है, मतलब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ, यहाँ पे दोनों आपस में इक्वल नहीं है। देखिए यहाँ पे 1 कामा ए है और यहाँ पे ए कामा 1। तो यहाँ से एक चीज ये भी निकल के आ रहा है कि अगर आपके पास दो डिस्टिंग सेट्स है, नॉन इम्पटी सेट्स है, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके पास हमेशा अलग अलग ही आएगा। मतलब ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये हो सकता है, ठीक ना। अगर आपके पास दो जो सेट दिए हैं दोनों डिस्टिंग सेट है, ठीक ना, तो आप लोग यहाँ पर इसके कर सकते हैं। अगर यहाँ से एक सवाल पूछा जाए, ये अगर आप लोग यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट तो कर तो रहे हैं, तो उस जो कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद जो आपके पास सेट बन रहा है, ये सेट बन रहा है ना, इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक ना। अगर यहाँ पे देखिए ए क्रॉस बी हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें कितने हैं, 6 है। एंड ए का ए के साथ कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक ना। अब ऐसे ही मान लीजिए आपके पास एक सेट दे दिया जाए। अगर आपके पास एक नॉन इम्पटी सेट दे रहा है ए, जिसकी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, n है, और सेकेंड आपके पास नॉन इम्पटी सेट दे रहा है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, m है। अगर आपसे पूछा जाए कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ बी के साथ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो आपको क्या करना है, जितने भी सेट में ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और जितने सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, उन दोनों का क्या कर दीजिए, प्रोडक्ट, मतलब n इंटू एम कर दीजिए। आपके पास ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है आराम से पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, 3, एंड बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, 2। तो ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 हो गए। यहाँ पे देखिए 6 आया था। सेम हम लोग सेकंड वाले एग्जांपल में देखें, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3। सेम ए फिर हमारे पास है, ए का में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3। ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग ए के साथ करें, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, जो कि यहाँ पर हमारे पास पहले से मेंशन है। सिंपल सी बात। तो अगर आपसे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो आप उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा ऐसे ही करेंगे। अगर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या करेंगे, जो भी पहला सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स से देख लीजिए, और जो दूसरा सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स से देख लीजिए। दोनों का नंबर का क्या कर दीजिए, प्रोडक्ट कर दीजिए, जो आएगा वो उनके कार्टेशियन सेट के, दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा।
सिंपल सी बात है। ऐसे क्वेश्चन आपके पास क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो इसको आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि इनका कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाता है, ठीक है। और याद रखना है कि अगर आपके पास दो नॉन इम्पटी सेट है, इम्पटी सेट होगा मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, ठीक ना। वो भी हमारे पास कैसे होगा, इम्पटी ही होगा। सिंपल सी बात, कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोग समझ चुके हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशंस। अब देखिए रिलेशन जो है वो आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही रिलेट करता है। कैसे, यहाँ पे समझिए, कह रहा है कि ए रिलेशन आर, आपके पास एक रिलेशन दिया गया आर फ्रॉम ए नॉन इम्पटी सेट पी टू अ नॉन इम्पटी सेट क्यू इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट पी क्रॉस क्यू। सिंपल सी बात, यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास जो एक रिलेशन आर है, कहाँ से, नॉन इम्पटी सेट पी एंड टू नॉन इम्पटी सेट क्यू से, और ये दोनों जो होगा, जो यहाँ पे रिलेशन आपके पास बन रहा है, आर बन रहा है, वो रिलेशन क्या होगा, आपके पास सबसेट होगा। क्या होगा, सबसेट होगा। आई होप आप लोग सबसेट को पता ही है। सबसेट में क्या होता है कि आपके पास मान लीजिए एक सेट दिया गया है, सेट में 1 2 3 4 एंड 5 एलिमेंट ले रहे हैं। अब यहीं से आप एक दूसरा सेट बनाइए बी 1 2 3, ठीक है। तो बी में जो एलिमेंट है वो हमारा किस में है, ए में है, लेकिन जो ए में एलिमेंट है वो हमारा बी में नहीं है। मतलब बी वाला जितने भी एलिमेंट है वो सेट है ए में है, तो इसका मतलब बी जो हो जाएगा सबसेट हो जाएगा किसका, ए का। ये क्या होगा, एक प्रॉपर सबसेट। देखिए अब बी वाले में कम एलिमेंट है, ए वाले में ज्यादा एलिमेंट है, इसलिए इसको हम लोग इस वाले चिन्ह को क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट। क्या बोलते हैं इसे, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। आपको बस ये देखना है कि जो बी वाला सेकंड वाला एलिमेंट सेट है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सेम टू सेम हमारे पास सेट ए वाले के जैसे ही है कि नहीं, ठीक ना। अगर वैसे ही है तो बी सबसेट हो जाएगा ए का, अगर दोनों में सेम है तो इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। सिंपल सी बात, आगे चला जाए। कह रहा है कि ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन इम्पटी सेट पी टू अ नॉन इम्पटी सेट क्यू इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट पी क्रॉस क्यू कंसिस्टिंग ऑफ ऑर्डर पेयर का इस टाइप का p कॉमा क्यू, वेयर p हमारा कहाँ से आएगा, p से, एंड q कहाँ से आएगा हमारे पास, q से, ठीक ना। तो यहाँ पर जो हमारे पास रिलेशन की बात करें, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर हम लोग एक सेट लिए थे ना a क्रॉस a, उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कैसे थे, मान लेते हैं कि हमारे पास सेट a है, फिर से एक सेट बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग एक सेट ए लेते हैं, सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन है, कितने हैं, 3 है, ठीक ना। तो इनसे ए क्रॉस ए बनाएंगे तो आपके पास ए क्रॉस ए क्या आएगा, यहाँ पे देखिए 1 कामा 1 आएगा, 1 कामा 2 आएगा, 1 कामा 3 आएगा, फिर 2 के साथ करेंगे 2 कामा 1 एंड 2 कामा 2 एंड 2 कामा 3, राइट। एंड फिर 3 के साथ करेंगे 3 कामा 1, 3 कामा 2 एंड 3 कामा 3। ये हमारे पास क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा सेट ए का, ठीक ना। अब कह रहा है कि यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा आर, वो हमारा पी क्रॉस क्यू का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग एक आर लेते हैं जो कि ए क्रॉस क्यू, ए क्रॉस ए का क्या है, सबसेट है, ठीक ना। तो इसमें यहाँ से हम कुछ रैंडम एलिमेंट उठा लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 1 कामा 1 ले लिए, 1 कामा 3 ले लिए एंड 2 कामा 3 ले लिए, एंड फिर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 3 कामा 1 लेते हैं एंड 3 कामा 3 लेते हैं। सिंपल सी बात है। ये जो R है, ये R आपका क्या है, सबसेट है किसका, A क्रॉस A का। और कैसे सबसेट है, प्रॉपर सबसेट, ठीक ना। तो यहाँ से हमारे पास जो सेट है, हम लोग R लिए, R हमारा क्या है, A क्रॉस A का सबसेट हुआ। सिंपल सी बात। अब कह रहा है कि ये जो R होगा ये हमारा क्या बनाएगा, एक रिलेशन बनाएगा, ठीक ना। क्या बनाएगा, एक रिलेशन बनाएगा, जहां पर जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा वो फर्स्ट वाले सेट के साथ आएगा। मतलब ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट, यहाँ पे देखिए अगर हम लोग 1 कामा 3 बात कर रहे हैं, जो कि हमारा ए आर में बिलोंग कर रहा है, सॉरी रियल में नहीं, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ठीक ना। अब यहाँ पे जो ये फर्स्ट वाला एलिमेंट है 1, ये 1 किस में बिलोंग करेगा, ये हमारे ए में बिलोंग करेगा, जो कि यहाँ पर हमारे पास होगा, ठीक ना, पहले वाले सेट में। और जो बी है, ये बी मतलब 3 जो है, 3 जो है वो कहाँ बिलोंग करेगा, दूसरे वाले सेट में, ए, ठीक ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो आपके पास रिलेशन बनेगा, जो एक पी क्रॉस क्यू का जो हमारे पास सबसेट बन रहा है, उसमें जो ऑर्डर पेयर होगा, तो उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट वाले सेट का होगा, और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेकंड वाले सेट का होगा।
सिंपल सी बात है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक तरह से और बता रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पर क्या है, एक रिलेशन बन रहा है जिसमें ए कामा बी टाइप के एलिमेंट है, सच एज ए जो आ रहा है वो ए से आ रहा है और बी जो आ रहा है वो बी से आ रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आ रहा है, पहले वाले सेट से, मतलब ए से आ रहा है, और बी वाला जो है वो कहाँ से आ रहा है, बी वाले से आ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऑर्डर पेयर बनाइए, एक ए क्रॉस क्यू ए क्रॉस बी करिए, तो अगर यहाँ पर दोनों डिस्टिंक्ट की कंडीशन बता रहे हैं कि आप अगर ये डिस्टिंक्ट है तो फर्स्ट वाला जो यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग है किस टाइप का एलिमेंट, ए कामा बी टाइप का, ठीक ना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बी हमारा ए में बिलोंग कर जाए और सॉरी ए और ए वाला हमारा कहाँ बिलोंग कर जाए, बी में। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक ना, ऐसा नहीं हो सकता। फर्स्ट वाला जो ऑर्डर पेयर का एलिमेंट है वो फर्स्ट वाले सेट के साथ ही में आएगा, और जो सेकंड वाला ऑर्डर पेयर का एलिमेंट है वो हमारे पास सेकंड सेट के साथ ही आएगा। सिंपल सी बात। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं रिलेशन की। रिलेशन किसे कहते हैं, रिलेशन में बोला जा रहा है कि आपके पास एक पी क्रॉस क्यू का एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसका आप सबसेट लेकर के एक रिलेशन बना सकते हैं, जहां पर कंसिस्टेंट ऑर्डर पेयर कह रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर का वो फर्स्ट सेट के साथ, और जो सेकंड वाला एलिमेंट होगा वो आपका क्या होगा, सेकंड सेट के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए आपके पास एक सेट है ए में 1 2 एंड 3 एलिमेंट है, मान लेते हैं 4 तक है, ठीक है ना। और यहाँ से एक रिलेशन बना रहे हैं, रिलेशन कैसा बन रहा है, 1 कामा 1 एंड 2 कामा 3 एंड 4 कामा 3 एंड 3 कामा 4। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि 1 का जो रिलेशन है वो 1 के साथ है, इसके लिए बोल रहे हैं 1 का रिलेशन किसके साथ है, 1 के साथ, ठीक है ना। और यहाँ पे बोलेंगे कि 2 का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, 3 के साथ है, और यहाँ पर बोलेंगे कि 4 जो है उसका रिलेशन किसके साथ है, 3 के साथ है, और यहाँ पे बोलेंगे 3 का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, 4 के साथ है। सिंपल सी बात। जो रिलेशन में हम लोग ऑर्डर पेयर लिखते हैं वो ऑर्डर पेयर कुछ इसी प्रकार से बोलता है कि फर्स्ट का जो फर्स्ट हमारे पास एलिमेंट है उसका रिलेशन सेकंड वाले एलिमेंट के साथ, और जो सेकंड वाला है उसका क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा सेकंड वाले एलिमेंट के साथ। सिंपल सी बात। रिलेशन समझ में आया, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन में जो भी होगा वो एक क्रॉस एक का कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा, और उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, अगर हम लोग फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर ले रहे हैं जो कि ऑर्डर पेयर टाइप का है, तो उस ऑर्डर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो दूसरे ऑर्डर के पे उसी सेम, सॉरी एक सेकंड, ऐसे समझिए। यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि ए 1 कामा 2 है, तो 1 का रिलेशन किसके साथ होगा, 2 के साथ होगा। ऐसा भी बोल सकते हैं 2 का रिलेशन किसके साथ है, 1 के साथ, ठीक ना। सिंपल से ऐसे समझिए, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे कि पहले वाले एलिमेंट का सेकंड वाले एलिमेंट के साथ क्या होगा, रिलेशन होगा, ठीक ना, रिलेट करेगा एक दूसरे को। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन। फंक्शन किसे कहते हैं, ए फंक्शन डिनोटेड बाय, जो भी आपके पास फंक्शन होगा वो ए टू बी ऐसे टाइप से आपके पास डिनोट करेगा, ठीक है ना। इज ए स्पेसिफिक टाइप और रिलेशन दैट असाइंस ईच एलिमेंट्स यक्स इन डोमेन। अभी हम लोग डोमेन और को डोमेन के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले ऐसे समझिए कि आपके पास जो रिलेशन होगा, रिलेशन में जो फर्स्ट वाला सेट है मेरे पास, इसको क्या मान लेते हैं, इसको फर्स्ट सेट बोलते हैं और इसको सेकंड सेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे बोला ना ईच एलिमेंट्स, प्रत्येक एलिमेंट्स हमारा जो होगा वो कहाँ से होगा, यक्स हमारा कहाँ से होगा, डोमेन, मतलब फर्स्ट वाले सेट के साथ होगा, ठीक है ना, सेट ए। तो एग्जैक्टली वन एलिमेंट क्या हो रहा है, एग्जैक्टली एक एलिमेंट होना चाहिए वाई में इन कोडोमेन सेट बी में, ऐसा समझिए। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक सेट है और यहाँ पर भी आपके पास एक सेट है, ये एक सेट ए है और ये एक सेट क्या है, बी। सेट में जो एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे जो एलिमेंट है ए बी सी डी ई, ठीक है ना, इस टाइप के पास एलिमेंट है। अब हम लोग डिफिनीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। डिफिनीशन में आपसे कह रहा है कि आपके पास जो पहला सेट है उस सेट का कोई भी मतलब प्रत्येक एलिमेंट क्या होना चाहिए, असाइन होना चाहिए। असाइन करने का मतलब है यहाँ से उसकी इमेज हमको दूसरे वाले सेट में मिलनी चाहिए, मतलब इस वाले सेट में मिलनी चाहिए।
तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि प्रत्येक का ए में जितने भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट का आपको क्या होना चाहिए, इमेज मिलना चाहिए कहाँ पर, दूसरे वाले सेट में। तो मान लेते हैं 1 का इमेज क्या हो गया, ए हो गया। और जो भी मिलना चाहिए क्या मिल रहा है यहाँ पे देखिए, एग्जैक्टली 1 एलिमेंट मिलना चाहिए। ईच एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एग्जैक्टली 1 एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक ना। तो ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका एलिमेंट हमारे पास यहाँ मिलते हैं। 1 का क्या हो गया, ए हो गया। 2 का हम लोग मान लेते हैं क्या है, ई है। 3 का हमारे पास क्या है, बी है। 4 का हमारे पास क्या है, सी है। एंड 5 का हमारे पास क्या है, डी है। तो ये हमारे क्या करेगा, फंक्शन बनाएगा। मतलब सेट ए में जितने भी एलिमेंट है, जितने भी, कोई भी छूटना नहीं चाहिए, हम बात करें जितने भी एलिमेंट है, ईच एलिमेंट, ठीक ना। तो सेट ए में से उसका क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली 1 एलिमेंट हमारा क्या मिलना चाहिए, बी वाले सेट में मिलना चाहिए। तो ये हमारे क्या होगा, फंक्शन बनाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है। आगे एक समझाते हैं, ये हमारा क्या होगा, एक फंक्शन बनाएगा, ठीक है ना। अगर आगे अगर हम लोग बात करें, जो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आपके पास एक सेट ये है, ठीक है ना। एक सेट ए है ये, और दूसरा सेट है आपके पास बी, ठीक है ना। आपके पास यहाँ पे दो सेट है, एक सेट ए है और यहाँ पे सेट बी है, ठीक ना। अगर ए में आपके पास मान लेते हैं यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है। यहाँ पे मान लेते हैं ए है, बी है, सी है और डी है। अब डिफिनीशन पे एक बार आपको फिर से लेके चलना चाहेंगे। डिफिनीशन में कह रहा है कि ईच एलिमेंट्स एक्स इन सेट ए में, सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स का क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली 1 एलिमेंट मिल, जितने भी एलिमेंट है सबका एक ही एलिमेंट मिलना चाहिए। अब मान लीजिए आपने यहाँ पर 1 को भेज दिया ए पर, 2 को भेज दिया बी पर, 3 को भेज दिया सी पर और 3 को भेज दिया डी पर। अब बताइए क्या ये फंक्शन बनाएगा। डिफिनीशन के हिसाब से हम चल रहे हैं। डिफिनीशन में क्या कह रहा है कि ईच एलिमेंट्स इन सेट ए एग्जैक्टली 1 एलिमेंट्स वाई इन बी। जो भी सेट ए में है उसमें प्रत्येक एलिमेंट का, ठीक है ना, ईच एलिमेंट का एक एग्जैक्टली, यहाँ पे देखिए मेंशन किया है ना, एग्जैक्टली 1 एलिमेंट होना चाहिए किसमें, सेट बी में। अब यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली 1 एलिमेंट होना चाहिए ना किसमें, बी में। लेकिन यहाँ पे 3 को देखो, 3 यहाँ पे 2 एलिमेंट कंटेन करके बैठ रहा है। 3 के पास सी भी आ रहा है और 3 के पास डी भी आ रहा है। तो क्या ये फंक्शन बनाएगा। यहाँ पे तो सीधे बोला गया था ए में जितने भी एलिमेंट होंगे उनके पास सिर्फ एक ही इमेज मिलना चाहिए सेट बी में। तो यहाँ पे लेकिन 3 के यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट मिल रहे हैं, 2 इमेज मिल रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, नॉट फंक्शन होगा, ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात यह है, अगर डोमेन मतलब पहले वाले सेट से अगर कोई भी एक एलिमेंट का 2 इमेज वहां पे मिल रहा है तो वो हमारा फंक्शन नहीं बनाएगा। तो वो हमारा क्या होगा, फंक्शन नहीं बनाएगा। इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि ईच एलिमेंट्स यक्स इन डोमेन सेट ए एग्जैक्टली 1 एलिमेंट इन वाई। तो इसलिए ये हमारा फंक्शन यहाँ पर नहीं बनाएगा। सिंपल सी बात। आगे चलते हैं, एक और समझिए। अब मान लीजिए यहाँ पर आपके पास एक सेट और है, यहाँ पर सेकंड दूसरा सेट आपके पास यहाँ पर एक दूसरा है, ठीक है ना। अब मान लीजिए यहाँ पर भी आपके पास सेट ए है और ये सेट बी है। यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं 1 2 3 4, यहाँ पे बोल रहे हैं हम लोग ए बी एंड सी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग इमेज कराते हैं। हम लोग 1 को भेज दे रहे हैं ए पर, कोई दिक्कत नहीं है। बी को 2 को भेज दे रहे हैं बी पर, कोई दिक्कत नहीं। 3 को भेज दे रहे हैं सी पर एंड 4 को भी भेज दे रहे हैं सी पर। तो क्या ये फंक्शन बनाएगा। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, क्या 3 को भी हम लोग सी पे भेज रहे हैं, 4 को भी हम लोग सी पे भेज रहे हैं। यहाँ पर एक एलिमेंट की 2 इमेज मिल रही थी, यहाँ पे 2 एलिमेंट की एक ही इमेज मिल रही है। तो क्या ये फंक्शन हमारा बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ठीक है ना। डिफिनीशन जो है, डिफिनीशन से ही आपको सारा चीज का आंसर मिल सकता है। डिफिनीशन में क्या बोला था, ईच एलिमेंट्स, प्रत्येक एलिमेंट सेट ए के पास क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली 1 एलिमेंट होना चाहिए। तो 3 के पास एक ही इमेज है, कौन सा है, सी। यहाँ पर डिस्टिंग की बात यहाँ पे बोला नहीं गया था ना, कि डिस्टिंग
कि जो भी सेट ए में है उनका जो इमेज बी में मिलना चाहिए वो यूनिक मिलना चाहिए। एग्जैक्टली वन एलिमेंट बोला, नॉट यूनिक बोला है, ठीक ना, फंक्शन के रिलेशन में। तो 3 की इमेज क्या है, सी है, 4 की इमेज भी क्या है, सी है। तो यहाँ पे दोनों की इमेज सी हो सकती है, यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता। तो ये हमारा फंक्शन बनाएगा, ठीक ना। डिफिनीशन में ऐसा नहीं बोला है कि जो भी सेट पहला वाला है उसमें प्रत्येक एलिमेंट का यूनिक मिलना चाहिए, ठीक ना। यूनिक नहीं बोला है, यूनिक अगर बोला होता तो यहाँ पर हम लोग फंक्शन इसको नहीं बोलते। यहाँ पे बोला है कि पहले वाले सेट में जितने भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट का एग्जैक्टली वन एलिमेंट मिलना चाहिए दूसरे वाले सेट मतलब बी में। यहाँ पे 3 का भी एक ही इमेज मिल रहा है सी, और 4 का भी एक ही इमेज मिल रहा है सी। तो ये भी हमारा क्या करेगा, फंक्शन बनाएगा, ठीक ना। सिंपल सी बात है, अगर आपको ऐसा दिखा तो आपका फंक्शन जरूर बनाएगा, ऐसा दिखा तो फंक्शन नहीं बनाएगा, ऐसा दिखा तो यहाँ पर ये फंक्शन बनाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप का अगर होगा तो फंक्शन होगा और किस टाइप का होगा तो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, ठीक है ना। अभी हम लोग जस्ट फंक्शन पढ़ के आ रहे हैं। फंक्शन में बोल रहे हैं कि ए टू बी। अब जो एलिमेंट हमारे पास यहाँ से जाएगा, ठीक है ना, ये हमारे पास सेट ए है और एक हमारे पास यहाँ पे सेट बी, ठीक है ना, सेट ए एंड सेट बी। ये हमारे पास सेट ए है और ये हमारे पास सेट बी है। ए में एलिमेंट हमारे पास कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और बी में हमारे पास एलिमेंट कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब सेट ए में यहाँ पर जो अगर हमको क्या करना है, यहाँ पे मैप मैप मतलब फंक्शन है ना, तो यहाँ से फंक्शन अगर डिफाइन करना ही है, यहाँ पे ए से मेरे पास बी में क्या क्या जा रहा है, एक सेट फंक्शन बन रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो ये पहला वाला सेट दिया जाता है, इस पहले वाले सेट को हम लोग बोलते हैं डोमेन। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, डोमेन, ठीक ना। और जो दूसरा वाला सेट है उस दूसरे वाले सेट को हम लोग बोलेंगे कोडोमेन। कहने का मतलब जहां से एलिमेंट हमारी जाती है उसे हम लोग डोमेन बोलते हैं, और जहां पर एलिमेंट हमारी पहुंचती है उसे हम लोग कोडोमेन बोलते हैं। तो एलिमेंट हमारी यहां से जाएगी कहां पर, बी की तरफ, तो ए को हम लोग डोमेन बोलेंगे, और बी में पहुंच रही है तो बी के जो एलिमेंट यहाँ पर सारे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे, ठीक ना। ये हमारा डोमेन, ये डोमेन, और यहाँ के एलिमेंट क्या बोलेंगे, कोडोमेन। अगर फंक्शन से देखा जाए तो यह मान लेते हैं कि एन से हमारे पास कहाँ जा रहा है, आर पे जा रहा है, मान लीजिए कि इस टाइप का फंक्शन है। तो यहाँ पर जो एन है ये नेचुरल नंबर है, इस नेचुरल नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, डोमेन बोलेंगे। और ये जो यहाँ पे आर दिख रहा है, इस आर को हम लोग क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोले। सिंपल सी बात। यहाँ पे जो रहेगा उसको हम लोग डोमेन, और यहाँ पे जो रहेगा उसको कोडोमेन। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको समझना ही है। अब बात आती है रेंज की। रेंज को ध्यान से समझिए। मान लीजिए हम लोग यहाँ पर मैप करा रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग मैप कराना चाहते हैं तो मान लेते हैं कि 1 का मैप करा दिए किसके साथ, 9 के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का मैप करा दे रहे हैं 1 के साथ, कहीं भी किसी को भी करा दीजिए, बस समझने वाली बात है। एंड 3 का ये मैप करा दे रहे हैं हम लोग 6 के साथ, एंड 4 का मैप करा दे रहे हैं 2 के साथ, एंड 5 का मैप हमारे पास 3 के साथ, 6 का मैप हम लोग 4 के साथ, एंड 7 का मैप हम लोग 9 के साथ, एंड 8 का मैप हम लोग कर दे रहे हैं 5 के साथ, ठीक है ना। ऐसे हम लोग यहाँ पर इसका मैप करा दिए है। हर एलिमेंट का यहाँ पर हमको इमेज यहाँ पर मिल रहा है, तो ये हमारा एक टाइप से यहाँ पे क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। अब डोमेन में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है, अब यहाँ पे देखिए डोमेन। डोमेन में आपके पास 1 से लेकर के 8 तक सभी नंबर को हम लोग यूज कर रहे हैं। जो सेट हमारे पास पहला दिया गया है ए को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डोमेन बोल रहे हैं ना। तो डोमेन में जितने भी एलिमेंट है उन सब की इमेज हमारे पास बी में मिल रही है। तो जितने भी एलिमेंट यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं वो सारा चीज हमारा किस में आएगा, डोमेन में आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इन सब हमारा क्या होगा, डोमेन होगा। कोडोमेन क्या होगा, जो दूसरा वाला सेट है जहां पर एलिमेंट हमारे जा रहे हैं फंक्शन के थ्रू, वो हमारा क्या होगा, कोडोमेन। तो कोडोमेन में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब रेंज को समझिए।
डोमेन से जो एलिमेंट हमारे पास जा रहे हैं कोडोमेन में, और जो जो इमेज हमको मिल रही है, क्या हो रही है, जो जो एलिमेंट हमको इमेज की मिल रही है, तो 1 का जो यहाँ पर था वो 1 का एलिमेंट हमको क्या मिला था, 9 मिला था। अब एक चीज यहाँ पे कोडोमेन में देखिए, कोडोमेन में 6 को छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट हमारे पास जितने हैं वो डोमेन्स के इमेज बन रहे हैं, ठीक ना। 7 को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी एलिमेंट डोमेन के इमेज बन रहे हैं। तो मतलब कौन कौन सा, 1 2 3 4 5 6 8 एंड 9, ये हमारा क्या होगा, रेंज हो, क्या होगा, रेंज। कहने का मतलब आपके पास एक सेट है और यहाँ पर एक दूसरा सबसेट है, वो सॉरी कोडोमेन है, ये मेरे पास डोमेन है और ये मेरे पास क्या है, कोडोमेन। अगर डोमेन मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट है, ठीक ना, और यहाँ पर भी एलिमेंट है, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट का इमेज जो है बस इतने ही एलिमेंट को मिल रहे हैं, ठीक ना, इतने ही एलिमेंट्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो छोटा वाला सर्कल है, ये छोटा वाला सर्कल आपका क्या बनाएगा, रेंज बनाएगा। सभी एलिमेंट्स रेंज में नहीं आएंगे, वही एलिमेंट रेंज में आएंगे जो डोमेन से एलिमेंट हमारा वहां पर कोडोमेन में जा रहे हैं। तो 1 हमारा यहाँ पर 9 पे जा रहा था, 2 हमारा 1 पे जा रहा था, 3 हमारा 6 पे जा रहा था, ऐसे जा रहा था ना। तो वही सारी चीजें जहां पर जा रहे हैं डोमेन के एलिमेंट, वही सारी चीजें आपकी क्या बनाएगी, रेंज बनाएगी, ठीक ना। आई होप समझ में आ रहा हो ना, गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ पे क्या कह रहा है, फिर समझाते हैं कि आपके पास सेट ए है और सेट बी है। सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट का अगर आप यहाँ पर एक छोटे से सर्कल, बड़ा सा सर्कल के छोटे से सर्कल में जा रहा है, तो ये छोटा सा सर्कल आपका क्या बनाएगा, रेंज बनाएगा। ये छोटा सा सर्कल क्या बनाएगा, आपका रेंज बनाएगा, ठीक ना। और जितने भी एलिमेंट का यहाँ पर रेंज में मिल रहा है वो सारी चीजें हमारी किस में आएगी, डोमेन में आएगी। और जो रेस्ट यहाँ पे बच जा रहा है वो हमारा रेंज में नहीं आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ किस में रहेगा, कोडोमेन में रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, रेंज हो गया, कोडोमेन हो गया एंड डोमेन हो गया। तो सारी चीज आप लोग ये 11th क्लास में पहले से ही पढ़ चुके हैं, ठीक ना। तो ये हुआ हमारे पास 11th क्लास का लेक्चर हो गया। अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। इसके बाद जो है, जैसे अब हमारे पास हम लोग रिलेशन पढ़े ना, रिलेशन में टाइप ऑफ रिलेशन क्या होते हैं हम लोग उसको समझेंगे। फंक्शन पढ़े, फंक्शन में टाइप ऑफ फंक्शन कितने होते हैं उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास इस इतने ही चीजें हैं जो हम लोग आसान तरीके से उसको एग्जाम्पल के साथ में और एक्सरसाइज के साथ में अच्छे से उसको समझेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसको हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में अच्छे समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।